ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अगर देखा जाए, फोटोसिंथेसिस है, इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस एक असेंबलिंग प्रोसेस है। थोड़ी देर के लिए अगर हम भूल जाएं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो हम कहना चाहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। अब उनको जोड़ने के लिए एक प्रोसेस होता है और उसमें कुछ दूसरी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब इसमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फोटोसिंथेसिस के लिए? पहली रिक्वायरमेंट हमारी होती है प्लांट, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है। ग्रीन पार्ट पिगमेंट क्या होता है कि उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो मेन जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होना है वो क्या है? हमारा क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल जो है, फोटोसिंथेसिस होना है, वो उसके अलावा दूसरा हमारा चाहिए होता है सनलाइट। दूसरा कंपोनेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी, लाइट सनलाइट से मिलती है, और वाटर प्लांट के अंदर पहले से अवेलेबल होता है। तो ये चीजें मिलकर क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल और लाइट, ये चीजें हमारे जो मेन कंपोनेंट हैं। तो वह पूरा प्रोसेस जो होता है उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है, सूर्य से मिलती है। एनर्जी का नेचर का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है। अब एनर्जी की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल, जो हमारा रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड साथ मिलकर रिएक्शन करता है, और इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। या दूसरे शब्दों में कहें कि इस प्रक्रिया में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, और ये बदलाव जो होता है वो क्लोरोफिल में होता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स एसिमुलेशन। तो बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, तो उनमें कुछ हम बात करते हैं उनके। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम CO2 एंड H2O by illuminated green cell of plants. O2 and H2O are the byproduct. दूसरी डेफिनेशन क्या है? कैप्चर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट बाय ग्रीन प्लांट सेल्स and conversion of their radiant energy into chemical energy is called photosynthesis. तो हम देख सकते हैं प्लांट में कि सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ रही है, पानी रूट से ले रहा है प्लांट, और उसके हर सेल्स में लेवल अवेलेबल हो रहा है, और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं और उसके साथ में ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। सब प्लांट में देख सकते हैं किस तरीके से कर रहे हैं। और इस जो शुगर बनती है वो ग्लूकोज फार्म में, फ्रक्टोज फार्म में, कार्बोहाइड्रेट के फार्म में, स्टार्च के फार्म में बनती है। तो देखा जाए कि प्लांट्स के अंदर सब जो हमारा फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज अपने रियल फार्म में स्टोर नहीं हो सकता, तो अपने मॉडिफाइड फार्म में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या दूसरे रूप्स में प्लांट के अंदर स्टोर। फोटो से यहाँ देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आ रही है, सनलाइट आ रही है, और ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो लीफ है क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है, और उसके अंदर थैलेक्वाइड्स और स्ट्रोमा नामक चीजें होती है जहां पर ये लाइट रिएक्शन होती है और लाइट को हार्वेस्ट करने का काम करता है। तो क्लोरोफिल जो हार्वेस्ट करता है, क्लोरोफिल के अंदर एक दूसरा पार्ट होता है जिसे हम ग्रेना कहते हैं। ग्रेना ही बेसिकली जो सनलाइट है उसको हार्वेस्ट करने की पावर रखता है, या एक्सेप्टर होता है, जैसा डायग्राम में देख सकते हैं। तो क्लोरोफिल कंटेंट अगर देखा जाए
क्लोरोफिल जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सेंटर में मैग्नीज पाया जाता है और उसके चारों ओर नाइट्रोजन से रिंग्स जुड़ी रहती हैं, जिन्हें पोर पायरिन रिंग्स कहते हैं। ये बेसिकली देखा जाए ये पोर्शन जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और नीचे जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है इसमें हाइड्रोकार्बन टेल होती है, हाइड्रोजन इसमें शो नहीं करते हैं एटम, उसे हाइड्रोकार्बन टेल कहते हैं या पैथॉल टेल कहते हैं इसमें। तो ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद रहता है जो लाइट हार्वेस्ट करता है। लाइट हार्वेस्टिंग के बाद प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो उसमें देख सकते हैं डायग्राम में भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, लीफ और मिलकर बना रहा है ग्लूकोज और उसके बाद ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। तो मेन प्रक्रिया जो होती है वो ग्रीन लीफ के अंदर होती है और ऑक्सीजन और ग्लूकोज का फॉर्मेशन उस प्रक्रिया इसमें। अब ये वास्तव में जो फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म है वो प्लांट्स के अंदर परफॉर्म कैसे होती है। Photosynthesis is an oxidation reduction process in which water is oxidized and CO2 is reduced to carbohydrate. तो बेसिकली इस प्रोसेस में देखा जाए बात की जाती है कि इसमें ऑक्सीजन निकलती है। तो फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो इसमें होता क्या है, जिसमें ऑक्सीडेशन किसका होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है और CO2 का रिडक्शन होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद O2 इवॉल्व होती है। द रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बोहाइड्रेट नीड एसिमिलेटरी पावर। तो जो CO2 का रिडक्शन होता है उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है और लीफ के अंदर जो एनर्जी है जिसकी जरूरत पड़ रही है कार्बन हाइड्रोजन को असेंबलिंग के लिए, उस एनर्जी को कहा जाता है एसिमिलेटरी पावर। तो सेल के अंदर जो एसिमिलेटरी पावर है वो ATP और NADPH के फॉर्म में पाई जाती है, या हम यूं कहें कि ATP और NADPH एक एसिमिलेटरी पावर है किसकी, सेल की। और इस पावर के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, उससे हमारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। द एक्चुअल रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन है वास्तव में लाइट पर इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट लाइट के ऊपर नहीं होता है, जरूरत नहीं है लाइट, इसमें अपना केमिकल प्रोसेस के थ्रू होता है। अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ लाइट, ये लाइट की एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में चलता रहता है, बट प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर नीड्स लाइट एंड लाइट डिपेंडेंट। लेकिन जो देखा जाए कि इसमें जो ATP और NADPH का प्रोडक्शन होता है उसके लिए लाइट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो एसिमिलेटरी पावर है कन्वर्जन है ATP और NADPH के फॉर्म में होता है, वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है और लाइट ही कन्वर्ट होती है इस फॉर्म में। तो ये देखा जाए मोस्टली जो एसिमिलेटरी प्रोडक्शन का पावर का प्रोसेस है ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। तो देखा जाए काम कैसे होता है, तो सबसे पहले हमारा जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। और हम पढ़ चुके हैं कि मेम्ब्रेन्स के अंदर कोई भी चीज अपने मूल फॉर्म में अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। अब इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्लोरोफिल के दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं और एक सॉलिड पार्ट होता है सिक्के के ढेर के समान होता है, इसे ग्रेना कहते हैं। तो लाइट हार्वेस्टिंग का जो मेन सेंटर होता है वो ग्रेना होता है, वही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन चूंकि ग्रेना क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस उसके अंदर पाया जाता है, तो लाइट को उस लिक्विड यानी कि स्ट्रोमा वाले पार्ट से होकर गुजरना होता है। तब हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो जो पिगमेंट सिस्टम है, जो प्रोसेस है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, फोटोसिंथेटिक फर्स्ट एंड फोटोसिंथेटिक सेकेंड। नाम दिया गया था जेड स्कीम।
तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जब हमारा जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है जब वाटर को जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोलिसिस होता है, और ये हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है वो Mn और Cl की प्रेजेंस में होती है, जिससे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है उनका। और इसके बाद जो हमारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक्साइटमेंट होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड हो जाता है मॉलिक्यूल, और एक्साइटेड होने के बाद अपने रिएक्शन सेंटर से बाहर चल जाता है इलेक्ट्रॉन, और एक एक्साइटेड वैल्यू पर जाकर उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो रिड्यूस फॉर्म में आने लगती है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्यूओसाइलेंट पार्टिकल में पहुंचकर उसका इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होता है, और उसके बाद QA, Q2, Q सेंटर पे अपनी एनर्जी को रिड्यूस करके आगे की ओर बढ़ता है, और वहां से PQ यानी कि प्लास्टोक्यूनान सेंटर पर पहुंचता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक ATP का फॉर्मेशन होता है, ADP-PI साइटोप्लाज्म से एक फास्फोरस ATP का निर्माण करती है। प्लास्टोक्यूनान भी एनर्जी रिलीज करता है यहाँ पर, और वहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो साइटोक्रोम B6 में प्रवेश कर जाता है, और साइटोक्रोम B6 के बीच में FS एक सेंटर होता है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद इलेक्ट्रॉन हमारा साइटोक्रोम F में प्रवेश करता है, और साइटोक्रोम F से एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद प्लास्टोसाइलिन और फिर वो रिएक्शन सेंटर P1 या PS फर्स्ट या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल 700 सेंटर पर प्रवेश कर जाता है, अपने रिएक्शन सेंटर 680 पर वापस नहीं आता है। इस साइकिल कितने साइकिल को कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? ATP सिंथेसिस यानी ATP बनने के प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो P700 रिएक्शन सेंटर पर प्रवेश कर गया, तो यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को एक्साइट करता है, और फिर ये भी अपने रिएक्शन सेंटर से बाहर निकलकर एनर्जी रिलीज करते हैं। A0, A1, FX, FA, FB पर जाने के बाद इनकी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो फिनिश्ड हो जाती है, FD यानी फेरोडक्सिन पर पहुंच जाती है, वहां पर एनर्जी लेस हो जाता है। अब फेरोडक्सिन पर क्या करता है कि अपने साइटोप्लाज्म में उपस्थित NADPH का ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन से क्या होता है कि 2 NADPH की एनर्जी प्राप्त होती है, एक NADPH से 3 ATP प्राप्त होते हैं। ये एनर्जी लेने के बाद फिर से ये PQ पॉइंट पर जो हमारी फोटो सिस्टम सेकेंड था वहां पर प्रवेश करता है। तो देखा जाए कि जेड स्क्रीन में जो PQ है वो दोनों साइकिल्स के बीच, साइक्लिक नॉन साइक्लिक या कह सकते हैं फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 के बीच एक प्लग का काम करता है, और एनर्जी को रिलीज करते हुए फिर से इलेक्ट्रॉन अपने रिएक्शन सेंटर पर वापस आ जाता है। इसलिए फोटो सिस्टम फर्स्ट में चलने वाली साइकिल को साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को, पूरी स्क्रीन को हम जेड कहते हैं। तो देखा जाए कि जो डार्क रिएक्शन होती है, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसे हम फोटोकेमिकल रिएक्शन, लाइट रिएक्शन या रिएक्शन कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट फेज जो प्योरली केमिकल होता है इसे डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन रिएक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो O2 लिबरेट होती है वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है या कार्बन डाइऑक्साइड से आती है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस में जो CO2 लिबरेट होती है बेसिकली, या O2 लिबरेट होती है, तो जो निकलने वाली ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकलती है जो हमें एटमॉस्फेयर में फ्री होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को, दिस एक्सपेरिमेंट कंफर्म बाय द रूबिन एंड कैमन ने, इस बात को रूबिन एंड कैमन ने क्लोरेला में, एल्गी में इसको जो है यूज करके किया था। इन्होंने ऑक्सीजन, रेडियोएक्टिव ऑक्सीजन ली थी 18 ऑक्सीजन। अब देखा जाए हिल रिएक्शन में क्या होता है। हिल रिएक्शन में बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रेना फ्रैक्शन होता है, ATP, NADPH, इतनी चीजें जरूरत होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना पाया जाता है जो लाइट हार्वेस्टिंग करता है।
लाइट हार्वेस्टिंग से वहाँ एटीपी एक्सक्लेमेटरी पावर उत्पन्न होती है। तो जो फोटो सिस्टम बना है हिल रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें देखा जाए एक्सक्लेमेटरी पावर का फॉर्मेशन होता है, एटीपी एलडीपीएच जनरेट होते हैं। पूरे फिल्मेंट सिस्टम को पीएच सेकंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ बता चुके हैं, समझा चुके हैं इससे पहले डायग्राम। अब अगला आता है रेड ड्रॉप एंड इमर्शन इफेक्ट। ये क्या होता है? जब फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना चल रहा था तो कुछ लोग उस समय एक्सपेरिमेंट अपने कर रहे थे, तो देखा गया कि फोटोसिंथेसिस है, कुछ चीजों में अचानक उसका जो यील्डिंग प्रोसेस है वो कम हो जाता है। द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस so that quantum yield is slightly dropped in the region 440 to 520 nm, remain constant and maximum in region 680 nm, but there is a sudden fall drop in quantum yield above 680। तो देखा जाए कि इसमें जब देखा गया कि जो फोटोसिंथेसिस में क्वांटम यील्ड है वो 440 से 520 एनएम के स्पेक्ट्रम है, तो उसमें गिर जाती है, उसका बनना कम हो जाता है, और 600 से 680 तक एक मैक्सिमम लेवल पर कांस्टेंट रहती है। लेकिन ये जो क्वांटम यील्ड है वो 680 पर भी गिर जाती है। तो फिनोमेना है सडन ड्रॉपिंग का, या जो रेट फोटोसिंथेसिस का या क्वांटम यील्ड का फॉल डाउन है, इस प्रोसेस को ही, इस घटना को ही रेड ड्रॉप कहते हैं। इस फिनोमेना को सबसे पहले इमर्सन और लेविस ने 1943 में डिस्कवर किया और इसी को नाम दिया गया था इमर्सन इफेक्ट। तो इमर्सन इफेक्ट में उन्होंने बताया था, द इमर्सन इफेक्ट डिस्कवर्ड फॉर रेड लाइट विच फोटोसिंथेटिकली इनसफिशिएंट। तो उन्होंने बताया था कि जो फार रेड लाइट है वो फोटोसिंथेसिस इनसफिशिएंट है। अगर इसके साथ एक दूसरी रेड लाइट अगर हम मिला दें तो दोनों की कंबाइन बीम जो अगर डालते हैं लीफ पर तो फोटोसिंथेसिस करेगा, 680 से नीचे भी करेगा। फर्दर क्वांटम यील्ड कंबाइन फार रेड एंड रेड इज मोर देन सब टोटल ऑफ क्वांटम यील्ड टू सेपरेट बीम। तो इनको दो सेपरेट बीम कंबाइन डाला गया तो फोटोसिंथेसिस का फॉल डाउन नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग फॉल डाउन हो गया। तो इसी इफेक्ट को कहा गया था इमर्सन इफेक्ट। द इनहांस क्वांटम यील्ड सप्लीमेंट फॉर रेड लाइट विद रेड लाइट कॉल्ड इमर्सन इफेक्ट। तो इसको ई से इंडिकेट करते हैं। तो इमर्सन इफेक्ट इक्वल टू क्या होता है? क्वांटम यील्ड इन कंबाइन बीम माइनस क्वांटम यील्ड इन रेड बीम अपॉन क्वांटम यील्ड इन फार रेड। यानी कि दोनों की कंबाइन जब हम रेड और फार रेड डालेंगे तब कितना क्वांटम यील्ड होगी, और उसमें से केवल अगर रेड डालते हैं तब कितनी क्वांटम यील्ड घटा देंगे, तो जो आएगा उसे हम टोटल जो रेड बीम फार रेड बीम से क्वांटम यील्ड आई है उससे हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा कुल कितना इफेक्ट शो करेगा, तो उससे हमारा रिजल्ट निकल आएगा। तो इस पूरे को ही इमर्सन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो जो एसिमुलेटरी पावर है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नॉन ने 1956 में किया था। इसका यूज एटीपी और एनएडीपीएच के लिए किया गया था। एनएडीपीएच अलॉन्ग इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर, लेकिन केवल सिंगली अगर एनएडीपीएच की हम बात करें तो उसको रिड्यूसिंग पावर के नाम से भी जाना जाता है। द रिडक्शन ऑफ NADP to NADPH to called ETS in photosynthesis। तो जो रिडक्शन होता है हमारा NADPH का NADPH2 में, वो प्रोडक्शन के कारण होता है, और ये काम जो होता है फोटोसिंथेसिस के ETS सिस्टम में होता है। प्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ NADP to NADPH2 but alone cannot reduce NADP and need फ्लेवोप्रोटीन एंजाइम। तो इसके लिए फ्लेवोप्रोटीन की आवश्यकता होती है रिडक्शन के लिए, वो खुद सिंगल नहीं कर सकता है। अब आता फोटो फास्फोराइलेशन। A non-first of all that demonstrate the isolate chloroplast can ATP from ADP PI called ATP production is called photophosphorylation। तो ADP से ATP बनने के प्रोसेस को ही फोटोफास्फोराइलेशन कहते हैं। फोटोफास्फोराइलेशन लाइट डिपेंडेंट एंड O2 इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है। ATP इन द फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड टू फेज में होता है। फोटोसिस्टम सेकंड, जैसा हम बता चुके हैं इससे पहले। तो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोर हम बता चुके हैं कि यहाँ पर लाइट हार्वेस्ट होती है, यहाँ पर एक्सेल सेंटर से मॉलिक्यूल जो हमारे हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद ये अननोन सेंटर से एनर्जी रिड्यूस करते हुए जो है वो
प्लास्टोक्विनान प्लास्टोसाइनिन और से रिड्यूस एनर्जी करते हुए रिएक्शन सेंटर P700 में पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन अपने वापस सेंटर पर 600 पे वापस नहीं आता। तो इस साइकिल को कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इलेक्ट्रॉन अगर पीएस फर्स्ट में देखेंगे तो पीएस फर्स्ट में जो हमारा पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन आता है वो एनर्जी रिड्यूस करता हुआ अपना प्रोडक्शन में जाता है, एफडी में, यहाँ पर एफएनआर में पहुंचेगा और यहाँ पर जो एनएडीपी है उसका रिडक्शन होगा। यहाँ से एनर्जी लेने के बाद ये फिर से प्लास्टोक्विनान के पास मिलेगा और यहाँ से फिर अपना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करता हुआ साइटोक्रोम B6 में और फिर प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ फिर से रिएक्शन सेंटर फर्स्ट में वापस आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ग्रेना के अंदर होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर होता है। तो पीएस फर्स्ट पूरी तरीके से देखा जाए एक केमिकल प्रोसेस है और लाइट ट्रैक्शन डिपेंडेंट प्रोसेस है और पीएस सेकंड जो है पूरी तरीके से केमिकल डिपेंडेंट है। तो इस देख सकते हैं किस तरीके से हमारी स्कीम इसमें दिखाई गई है, किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स हैं जेड स्कीम के जो आप आसानी से